कुंभ के इतने बड़े आयोजन पर और आयोजन के वक्त में इस तरह की बातों के मायने क्या है? मुसलमान से कोई समस्या नहीं है, घोषणा हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि सभी आए, मुसलमान भी आए, यहाँ डुबकी लगाएं, और बाकी प्रशासन है जो गड़बड़ी करेगा। हम सब लोग उसके पक्ष में किसी बयान का। मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं विघ्न संतोषी जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कुंभ का माहौल खराब हो, उनके बयानों से खराब हो, उनकी हरकतों से खराब हो। जब भी महानुष्ठान यज्ञ हवन होते थे तो राक्षस आके उसको खराब करने की चेष्टा करते थे, उसको विघ्न डालते थे। तो उसी तरह का विघ्न जो है इसको इसको उस चश्मे से देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो तो गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि गंगा को हमने अवतरित किया है, जब गंगा के तट स्थल पे वो अपना दावा कर रहे हैं। कुंभ के पीछे राजनीति ना करें। कुंभ एक बहुत भव्य, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आयोजन होता है जिसमें लोग बहुत श्रद्धा से जाते हैं, और उसको लेके किसी को भी राजनीति करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैंने तथ्यों के साथ बात की है। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होता है। जोर और धीरे से ऐसे थोड़ा होता है। वो ठीक है। आपने 5 बार कहा पूर्णिमा जी दुराग्रह, लुटेन मीडिया, तो हम चुप रहेंगे क्या? नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कुंभ की दिव्य छटा, दिव्य दर्शन करने के लिए सब आतुर हैं और वहां पर अब बड़ा जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है। अलग दुनिया वहां पर बस चुकी है, लेकिन कुंभ की उस पावन धरा को लेकर अब बहुत सारी बातें भी होना शुरू हो गई हैं। कुंभ की जमीन पर किसका कब्जा है या वो जमीन किसकी थी, इसको लेकर एक दावेदारी शुरू हो गई। एक पक्ष ने कहा कि 55 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ की थी, जिसको लेकर बहुत सारी सियासत, बहुत सारी बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जहां दिव्य छटा बिखर रही है, उस बीच में इस तरह की बात और बातें जब होती हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की होती हैं, लेकिन दावेदारी कुंभ की जमीन को लेकर क्यों? और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो कुछ कहा उसको लेकर के भी बहुत सारे अलग अलग पक्ष अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुंभ के इतने बड़े आयोजन पर और आयोजन के वक्त में इस तरह की बातों के मायने क्या हैं और उससे क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, वही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं हमारे साथ, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अवधेश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। कुंभ के इस पावन आयोजन पर इस तरह की बयानबाजी के मायने क्यों निकल आते हैं? बात होती रहती है गंगा जमुनी तहजीब की और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वहां पर आप जमीन पर दावेदारी की बात निकल कर आ जाती है। महाकुंभ मनुष्य के ज्ञात इतिहास में मतलब सबसे पुरातन और आज भी एक जीवंत परंपरा है। और इसका विवरण आप देखेंगे तो उन सारे प्राचीन ग्रंथों में है, उसके तरीके हैं। अमृत मंथन की बात है, अमृत गिरने की बात आती है, जब धरती पर इस्लाम आया भी नहीं होगा। इसके बाद अगर दावा किया जा रहा है तो इसको कुछ लोग कहते हैं अरे एक आध आदमी बोल दे उसको, एक आध आदमी बोल दे वो तो अलग बात है भाई। अगर देश का सबसे बड़ा संगठन जो मुसलमानों का है, जमीयत उलमाए हिंद, अगर उस प्रकार का संगठन जो है कहता है कि भैया पार्लियामेंट भी हमारी ज़मीन पर है, मंत्रालय हमारे ज़मीन पर है, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की ज़मीन पर है, तो इसको अब गहराई से देखने की ज़रूरत है कि ये एक पहले से स्थापित माइंडसेट जा तो थोड़ा परेशान हुआ है और वो एकदम सामने आ रहा है कि भाई हमारी तो सारी भूमि ही खुदा की है, इसमें दूसरा कैसे है कोई। जिसको हम लोग कई बार लोग गजवाए हिंद कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है दारुल हरब को दारुल इस्लाम से बदलने की जो धारणा है, जो एक मतलब इस्लाम के में पैदा होने वाले का कर्तव्य माना गया है, उसके तहत ये बातें हो रही है कि भाई भारत को धीरे धीरे जो है 1954 में संशोधन कराया, 1995 में कराया, 2013 में कराया, जब जब कांग्रेस संकट में आई तब तक उसका संशोधन किया और इतना पावरफुल बना दिया जितना दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई संस्था हो। तो उसमें से अगर कोई एक निकल के आ रहा है, अब कह रहा है कि भाई ये कुंभ जो है ये 55 बीघा जमीन हमारी है, तो ये तो एक बहुत बड़े मतलब एक ऐसा विषय है जिस पर एक बड़े संघर्ष दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्या है इसके पीछे। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि भाई ये वक्फ बोर्ड है कि भूमाफियाओं का बोर्ड है, ये भूमाफिया तो चलो भूमाफिया तो ये कहें कि संपत्ति के लिए बाकी करते हैं, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। और जैसे भूमाफियाओं के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की है अभी तक, उसी से देश उम्मीद करता है कि उसी भूमाफियाओं की तरह वक्फ बोर्ड की भी वैसे ही जमीनों पर वैसे ही इन जो लोग इस देश के संविधान कानून परंपरा को ताक पर रख करके 79-80 करोड़ लोगों को और उसके साथ साथ जो गैर सनातनी है उसको अपमानित करने, उसको लांछित करने
उसको मतलब उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उन सबको उस रूप में वो सरकार पेश आएगी। योगी आदित्यनाथ जी की जो भाषा है, और वक्फ कानून में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवर्तन कर दिया है, उसकी जांच शुरू हो गई है, उसके सर्वे हो रहे हैं। तो ये जो निकल के आ रहे हैं ना, ये सारे ये सांप बिच्छू डंस निकल के कि हम डसेंगे, अब मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश से तो इसकी शुरुआत अब हो गई है। और ये महाकुंभ इसके लिए भी है कि महाकुंभ में जो ये तो ऐसा है ना कि भारत के सहजीवन का, भारत की विविधता में एकता का और भारत की सहनशीलता का, इससे बड़ा तो मैं समझता हूं या दुनिया के स्तर पर है ही नहीं, जहां हर पंथ हर विचार के लोग आ रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष भी है, लेकिन आज भी उसी नियम से कौन आगे बढ़ेगा, किसकी सवारी पहले निकलेगी, कौन महाकुंभ में पहले प्रवेश करेगा, वो वैष्णव हो शैव हो, वो सबके बीच इतनी बड़ी परंपरा का पालन करते हैं कि कैसे एक अध्यात्म और धर्म आपस के विचारों के संघर्ष टूटने वाले एक ही संप्रदाय में उन सबको भी एक अनुशासित करता है और वहां से एक विचार निकलता है। तो सबके मन में है, जोगी जी ने कहा है, मुझे लगता है वहां जो साधु संत से लेके बाकी विद्वत जन उपस्थित है वो भी इस पर एक ये लगाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़े संघर्ष का विषय है। दूसरा जो देखो, गंगा जमुनी तहजीब से बड़ा फ्रॉड, बड़ा धोखा इस देश में कुछ था भी नहीं। कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब आजादी के थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान विभाजन हुआ, आप मुझे बताइए ना किसी भी हमारे यहाँ पुराने शास्त्र में, पुराने लेखों में गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है? हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर एक गीत होता है कि छाप तिलक सब छीन ले तुझसे नैना मिला के, मैंने तुमसे आंख मिला के तुम्हारा छाप छीन लिया, तुम्हारा तिलक छीन लिया, और लोग ताली बजाते हैं गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर। तो ये नहीं चलेगा। इस देश में इस्लाम को भी रहने का अधिकार है, मुसलमानों को भी अधिकार है, लेकिन वह भी जो हुआ है ये तो असाधारण घटना है। क्या इस दुनिया में पोप का जो आयोजन होता है उसको जाके कोई कह सकता है कि हमारी जमीन पर है? क्या मक्का मदीना के बारे में कोई जाके वहां अगर सऊदी अरब में और ये संयुक्त अरब सऊदी अरब में जाके कोई घोषणा कर दे कि इसमें तो हमारी जमीन पर बना हुआ है, क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? और भारत में रहने वाला आदमी यहाँ के संविधान के तहत है, यहाँ के पैसे से उसका एनजीओ चलता है, संगठन चलता है, और खड़ा होकर के इस प्रकार की बातें कर रहा है, और हम लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। अभी तक तो वो ऐसे लोगों को पकड़ के कानून के गठघरे में खड़ा करना चाहिए था कि तुम देश में क्या नए सिरे से मध्यकाल का मजहबी युद्ध पैदा करना चाह रहे हो? क्योंकि एक एक आदमी का खून खौल रहा है। मैं बिल्कुल हिंसा के विरुद्ध हूं, हिंसा होनी नहीं चाहिए, लेकिन अहिंसक तरीके से, जोगी जी ने जो कहा है, प्रशासन राज्य के हाथ में हिंसा की भी ताकत होती है, और राज्य जो है अपने कानून के तहत हिंसा अहिंसा दोनों का प्रयोग करती है। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि वहां इन्होंने बोला है, शामत आती है ना तभी इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। ठीक है समीर सर, लेकिन एक बात बताइए, जब संभल में सर्वे होता है, संभल में कुछ होता है, या जब अजमेर शरीफ को लेकर एक व्यक्ति अपनी तरफ से कोई बात दायर करते हैं, उस पर बहुत सारा उबाल शुरू हो जाता है, फिर जब आप कुंभ पर इस तरह का दावा करेंगे, कुंभ की जमीन पर इस तरह का दावा करेंगे, तो उस पर भी तो सवाल होंगे ना फिर आपसे। इधर अलग पक्ष हो जाएगा, उधर अलग पक्ष हो जाएगा। ये सारे पक्ष एक से ही है, और इसलिए तो वक्फ बिल लेकर आ रही है ना सरकार। जिस तरीके से लंबे समय से जमीनों को लेकर चला आ रहा है, तो सरकार अब ला रही है, जेपीसी में चला गया, मुझे लग रहा है जल्दी वो बिल आएगा। तो जो जमीनों पर जिस तरीके से अवैध भू माफिया को जो कब्जा रहा है, सरकार उसे वापस लेने की शुरुआत कर देगी। और जो पूरा मामला अभी कुंभ को लेकर जिस तरीके से एक विवादित बयान जामिश कर दिया गया है माहौल खराब करने के लिए, कि एक माहौल खराब हो कुंभ को लेकर, मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने उसका बहुत अच्छे से जवाब दे दिया है भाई। और ये भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान आना चाहता है, जो भारतीयता में भारतीय सनातन धर्म में, संस्कृति में भरोसा करता हो, विश्वास हो, जिससे लगता है कि उसके पूर्वज गलती से कन्वर्ट हो गए थे उसके, तो वो उसका स्वागत है। लेकिन कोई अगर गलत मंशा से भी आएगा, कोई किसी तरीके से इस मामले को, कुंभ कितने बड़े आयोजन को खराब करने की दृष्टि से भी आएगा, तो उसके डेंटिंग पेंटिंग की भी व्यवस्था की है। तो योगी आदित्यनाथ ने अब तो संदेश बहुत साफ दे दिया, और उन्होंने संदर्भ में बहुत खुलकर कह दिया है। मुझे लग रहा है इतना बड़ा ये जो आयोजन है, दुनिया के लिए, समाज के लिए गर्व की बात है, पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत आयोजन है कि 45 करोड़ लोग
अगर 1 महीने के अंदर आते हैं, लगभग रोज 1 करोड़ आदमी वहाँ पर आएगा, इतना अनुशासित आएगा, जहाँ न कोई जाति के हिसाब से कुछ भेदभाव होता है, सब वहाँ स्नान करेंगे, तो इतना बड़ा अद्भुत आयोजन जो है तो दुनिया के लोग देखने आएंगे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा वर्ग हो जिसे लगता हो कि इतना बेहतरीन आयोजन, इतना बड़ा, वो भी योगी आदित्यनाथ जैसा संत जो खुद एक संत प्रवृत्ति से आते हैं, मुख्यमंत्री वो करने जा रहे हैं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में हुआ, 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस कुंभ के आयोजन में और इस कुंभ के आयोजन में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। उस समय तो आजम खान को एक इंचार्ज बना दिया था अखिलेश यादव ने, भगदड़ हुई थी, याद है आपको, 35-40 लोग रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए थे उस समय। तो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा भव्य आयोजन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ खुद जिस संस्कृति से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, तो वो अपना पूरा तन मन और प्रशासन का धन लगाकर जिस एक विश्व स्तर पर एक बेहतर सुविधाओं के साथ इसका आयोजन कर रहे हैं, मुझे लगा उसका स्वागत होना चाहिए। और दुनिया देखेगी जब कुंभ खत्म होगा कि इतना बड़ा आयोजन इतनी सहजता के साथ, सरलता के साथ और लोगों के अनुशासन के साथ, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग के साथ कितने अच्छे तरीके से ये पूरा आयोजन संपन्न होता है, ये देखने वाली बात होगी और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से होगा। मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं विघ्न संतोषी जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कुंभ का माहौल खराब हो, उनके बयानों से खराब हो, उनकी हरकतों से खराब हो, या कोई ऐसा माहौल हो जाए कि कुंभ के लेकर जब भी बात हो तो यह हो कि योगी आदित्यनाथ ने ये तैयारी नहीं की जिसके कारण ये घटना घट गई है। कुछ लोग हैं जो इसमें भी कुछ ना कुछ एक अपना स्वार्थ देखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार सतर्क है, प्रशासन सतर्क है, योगी आदित्यनाथ ने तो अत्याधिक सतर्कता बरत कर रखी है और चेतावनी भी देकर रखी है कि भाई सरकार इस मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लग रहा है ये अनावश्यक बयान था, इसे तूल नहीं देना चाहिए, और जिन्होंने दिया है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कार्रवाई होगी, आने वाले समय में उन सब पक्ष के मामले में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तो कुंभ का सबको आनंद लेना चाहिए, अब शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद जा रहे हैं, तो सभी लोग वहां जाए, उसका आनंद लें। नहीं, कुंभ का तो आनंद पूरा विश्व ही लेगा, और क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोग आना शुरू भी हो गए हैं। लेकिन देखिए, बात फिर सबकी होगी ना, कुंभ में दुकानदारों को लेकर या मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर के भी बहुत सारी बयानबाजी हुई, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। कहीं ना कहीं क्या उसकी वजह से इस तरह की प्रतिक्रिया आई जमीन को लेकर, या वो एक अलग एजेंडे, उसको अलग चश्मे से देखें, इसको अलग चश्मे से देखें? देखिए आदर्श, आप किसी भी चश्मा कोई भी लगाइए, लेकिन हमारे सारे पुराने जो वेदों में लिखा हुआ है, हमारी पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जब भी महानुष्ठान यज्ञ हवन होते थे तो राक्षस आके उसको खराब करने की चेष्टा करते थे, उसको विघ्न डालते थे। तो उसी तरह का विघ्न जो है, इसको इसको उस चश्मे से देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ आती है कि आखिर ऐसे समय पे कोई व्यक्ति जो है क्यों कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये सोशल मीडिया के आने के बाद से एक जो चस्का नया लगा है नेता बनने का और पॉपुलर बनने का, उसने जो है वो सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। एक नॉन एग्जिस्टेंट से व्यक्ति ने कुछ भी उल्टा सीधा बयान दे दिया और वो चर्चा में बना हुआ है। हम आप मिलके अगर उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नाम लेने लायक शायद है भी नहीं, इसलिए मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो चर्चा में आ गया है तो ये उसकी तो सफलता हुई। असफलता ये सिस्टम की हुई कि हम उसको, जो एक नॉन एग्जिस्टेंट व्यक्ति है, उसने कोई भी मूर्खतापूर्ण बयान दे दिया, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है सोशल फैब्रिक में, उसके वो ये कारण है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं, जो दुकानों की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, देखिए जब तक आपकी श्रद्धा उस धार्मिक उत्सव या धार्मिक कार्यक्रम में नहीं है, आप वहां पे व्यापार करने के लिए सिर्फ जाना चाहते हैं, तो आप वहां जाके माहौल ही खराब करेंगे। जिस प्रकार से हज करने की आज्ञा किसी हिंदू या नॉन मुस्लिम को आप नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे जो है कुंभ में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आस्था नहीं है उसको व्यापार करने की इजाजत देंगे? और हमारे पास हर कुछ दिनों बाद ऐसे वीडियो आते रहते हैं, ऐसे समाचार आते रहते हैं कि किस तरह से बहुसंख्य समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसको राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए एक वर्ग विशेष को प्रश्रय दिया और उनको ऐसा करने में की हिम्मत बनी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक दलों का समूह बैठा हुआ है। मंदिर रोजगार भी तो नहीं देता। हाँ, और ये भी राकेश जी जो कह रहे हैं, जब मंदिर बन रहे थे, चाहे वो काशी हो, तो मंदिर रोजगार नहीं देता। ये बहुत से राजनीतिक दलों ने अपने वोटर्स को खुश रखने के लिए ये
चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े मंचों से बोला। तो हाँ, इसको लेकर खूब बयानबाजी हुई, खूब सवाल पूछे गए। हालांकि कई बार कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने भी गिनाया कि मंदिर और उसके आसपास कैसे पूरी इकोनॉमी घूमती है, और अयोध्या की इकोनॉमी तो उसका एक उदाहरण है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से। हाँ, वैष्णो देवी में आप देखेंगे तो किस समाज के लोग हैं? सर्वाधिक इसी समाज के लोग हैं जिनका पूरा रोजगार चलता है। अमरनाथ यात्रा के 3 महीने में पूरे साल भर का खर्चा चलता है उनका, तो मंदिर कैसे नहीं देता है रोजगार? नहीं, तो यही तो मैं जानना चाह रहा था, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हुई दुकानों को लेकर, खास करके हमने कांवड़ यात्रा के दौरान भी देखा था, उस वक्त भी खूब इस पर विवाद हुआ था, क्या ये इस वजह से भी इस तरह की माहौल ज्यादा बनाया जा रहा है? जो बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं। जो छोटा पारिवारिक तबका है वो परेशान है। परेशान इसलिए है कि वक्फ विधेयक आया, जेपीसी में गया, जेपीसी के पास इस समय पर 75,000 दस्तावेज आए हुए, 1.2 करोड़ ईमेल और मैसेज आए हुए वक्फ बोर्ड को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पिछले 10 साल 15 साल में वक्फ की जो संपत्ति है उसका आकलन करिए और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश का मुसलमान बहुत गरीब है। अब वक्फ बोर्ड अमीर होता चला गया, क्यों? कहाँ से आई ये प्रॉपर्टी? मुस्लिम समाज में आप जाके पता करेंगे तो बहुतेरा ऐसा परिवार भी मिलेगा जिसकी जमीन जबरदस्ती वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है, वो भी दुखी है। लेकिन वो कहाँ कहें, क्योंकि इस भारत सरकार की तरफ से 90 के दशक में वक्फ बोर्ड को इतना ताकत दे दिया गया कि धारा 40 और धारा 52, धारा 40 में उसको शक्ति दी गई कि जिस संपत्ति की तरफ आप उंगली उठा देंगे वो आपकी, और धारा 52 में ये अधिकार दिया गया कि आपके खिलाफ तो अपील नहीं होगी जिलाधिकारी के पास, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पे यदि किसी ने कब्जा किया हुआ है तो जिलाधिकारी की ड्यूटी है कि उसको खाली करा के आपको सौंपे। 90 के दशक में एक और विधेयक लाया गया, पूजा स्थल विधेयक। उसमें हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए गए कि अपने आप पुरातन स्थल की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते, देख भी नहीं सकते। तो 47 के पहले और 47 के बाद की स्थितियां लाके जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया है उस तरफ हिंदू नहीं जा सकता, और मंदिर, जमीन, जायदाद कहीं भी वक्फ बोर्ड उंगली रख दे वो उसकी हो जाएगी। ये विसंगति, और ये विसंगति अब दूर होने का समय आ गया है, इसलिए ये तमाम तरह के बयानबाजियां आ रही हैं। आप बहुसंख्यक यानी मुस्लिम समाज में जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं, और कम से कम मुझे लगता है कि बुद्धिमानी तो ये होती कि दुनिया के 3 नगरों के बारे में तो ये मुस्लिम समाज के जो पुरोधा हैं वो चर्चा करने से बचते, काशी, प्रयागराज और उज्जैनी। ये तो बहुत ही प्राचीन नगरियां हैं, इस्लाम तो अभी 1000-1200 साल का है, इनकी तो स्थापना को लेके कोई अज्ञात ही नहीं है, सृष्टि के समय के हैं ये। और वहाँ वक्फ बोर्ड अपनी जमीन तलाश रहा, वो तो गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि गंगा को हमने अवतरित किया है, जब गंगा के तट स्थल पे वो अपना दावा कर रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कतें और सबसे बड़ी जो तमाशाबाजी है वो उन परिवारों की तरफ से की जा रही है जिन परिवारों के पास कब्जे की जमीन जाने वाली है, और खासकर उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वक्फ बोर्ड सबसे ज़्यादा सरकारी तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। ठीक है, देखिए बड़ी बात आप कह रहे हैं सरकारी तरीके से अतिक्रमण के हुए पूर्णिमा जी, लेकिन एक बात, वक्फ संशोधन को लेकर जब विधेयक लाया जाता है उस पर बहुत सारे लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी भी वक्फ के नाम पर जमीन पर दावा ठोक दिया जाता है, उस पर सवाल उठाने के लिए वो पक्ष कभी खड़ा नहीं होता, या उसको लेकर कोई तर्क नहीं देता, या उसको लेकर सवाल नहीं उठाता। देखिए आदर्श जी, वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई दावा ऐसा हुआ हो कि किसी स्थापित मंदिर पे उन्होंने दावा कर दिया और उसको रिक्लेम करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू कर दी, ये हमारी नॉलेज में तो नहीं है। अगर है तो हमें बताएंगे, बाकी एक्सपर्ट पैनल्स में जो भी हैं बताएंगे। वक्फ बोर्ड ने अगर कहीं पे कोई जमीन है उनकी, उस पर अपना दावा किया हुआ है तो ये सरकार के गजट के मतलब अधीन आता है। आप जाइए गजट में चेक करिए वो है कि नहीं है गजट, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जहां मुझे जानकारी है गजट नोटिफिकेशन होता है। अगर वो कोई जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसका गजट नोटिफिकेशन होता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। जो बयान की बात हुई है, तो अगर किसी ने ऐसा बेतुका बिल्कुल हास्यास्पद बयान दिया है तो ये तो मतलब सरकार को इमीडिएटली उस आदमी के
खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए उसको जुर्म के तहत गिरफ्तार करना चाहिए था, क्यों नहीं अरेस्ट किया? योगी आदित्यनाथ ने डेंटिंग पेंटिंग के बजाय ये क्रिएटिंग एनिमोसिटी बिटवीन कम्युनिटीज के उसमें आएगा, परिधि में आएगा, तो आईपीसी या भारत न्याय संहिता में जो भी प्रोविजन हो उसके अगेंस्ट उस आदमी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्योंकि ये तो वाकई में कुंभ कोई आज से नहीं हो रहा है और किसी एक कम्युनिटी का आयोजन नहीं होता है, ये पता नहीं सनातन काल से चला आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि कुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें कि सिर्फ कोई एक देश या कोई एक समुदाय नहीं शामिल होता है, मतलब हजारों लाखों की रोज संख्या में लोग रोज पहुंचते हैं और एक आस्था का विषय है ये। तो अगर उसमें कोई आदमी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उस आदमी को तो इमीडिएटली जेल में होना चाहिए था। उससे कम छोटे छोटे चार्जेस पे लोगों को जेल भेज दिया जाता है, तो उस इंसान को क्यों नहीं योगी सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ केस करके जेल भेजा है? मेरा सबसे पहला सवाल ये है। अगर योगी जी, ठीक है, योगी जी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्त है, तो उनसे तो और ज्यादा हमें ये उम्मीद होती है कि वो इस तरह के ट्रबल मॉन्गर्स को काबू में करें, इनिशियली ही काबू में कर लें, इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टेटमेंट्स की हम डेंटिंग कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे, उसके बजाय उसको जेल में होना चाहिए था, जो कि एक एग्जाम्पल साबित होता। दूसरा एक चीज मैं और कहूँ, अभी समीर जी ने एक बात कही कि हमने 13 का भी कुंभ देखा और पूर्ण कुंभ था 13 का, 19 में अर्ध कुंभ था, जो 13 में अखिलेश यादव की सरकार थी और 19 में योगी जी की सरकार थी। और उन्होंने कहा आजम खां को 13 में बना दिया गया, उसकी वजह से भगदड़ हो गई। मैं इसमें रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं, मैंने वो दोनों कुंभ कवर किया है, बहुत डिटेल में कवर किया है। 13 में जो भगदड़ हुई थी वो रेलवे स्टेशन पे हुई थी, रेलवे की गलत अनाउंसमेंट के प्लेटफॉर्म चेंज होने के गलत अनाउंसमेंट की वजह से हुई थी, जिससे कि लोग भगदड़ में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे और उसी में 35 लोगों की जान गई थी। तो आजम खां को बना दिया गया इसलिए भगदड़ हो गई, वो भी रेलवे स्टेशन पे। नहीं समीर जी, कुंभ में कुछ नहीं हुआ था। नहीं समीर जी, कुंभ में कोई बनाया था, ये थोड़ी कहा कि उसके कारण भगदड़ हुई है। वो आपने सब एक ही लॉ में सारी बातें कही थी, तो वो सारा जुड़ जाता है और ये बात भी उस समय पूर्णिमा जी चली थी कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए आजम खान जी को बनाया गया था, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे बाय डिफॉल्ट, वो उस आयोजन के इंचार्ज थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे बाय बीइंग द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इन यूपी। तो कुंभ जो भी भगदड़ हुई थी वो रेलवे स्टेशन पे हुई थी, अनाउंसमेंट की वजह से हुई थी। कुंभ का आयोजन उस समय भी बहुत उम्दा हुआ था, मैं खुद उस आयोजन में पार्टिसिपेट किया है, मैंने कवर भी किया है और स्नान भी किया है। 19 का आयोजन भी मैंने देखा है। क्राउड मैनेजमेंट के बारे में मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि 13 का आयोजन मच बेटर था देन 19 का। क्राउड मैनेजमेंट में शाही स्नान का एक दिन था जिस दिन मैं वहाँ कवर करने गई थी और लिटरली दम घुटने से मेरी खुद की मौत होते होते बची, ये मैं आज आपके कैमरे पे कह सकती हूँ इस बात को। तो जहां लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, देखिए थोड़ी बहुत अफरा तफरी हो जाना बहुत आम बात होती है, उसके लिए किसी एक को आप कुंभ के पीछे राजनीति ना करें। कुंभ एक बहुत भव्य, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आयोजन होता है जिसमें लोग बहुत श्रद्धा से जाते हैं और उसको लेके किसी को भी राजनीति करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसके अगेंस्ट इमीडिएटली केस दायर होना चाहिए और उसको जेल के पीछे भेजा जाना चाहिए। नहीं, मैं 1 मिनट पूर्णिमा जी की जानकारी में ला दूं कि तमिलनाडु है या कर्नाटक है जहां पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने दावा किया और उसमें सबसे प्राचीन मंदिर भी था। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में नहीं है कि कोई मंदिर पे भी दावा किया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो तमाम अखबारों में वो खबर छपी हुई थी कि उस गांव पे कब्जा दावा किया वक्फ बोर्ड ने और वहाँ 2000 या 2500 साल पुराना मंदिर था जिस पे भी दावा हो। कब्जा कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया, दावा कर दिया तो कब्जा ही हो गया ना। अरे आप वो दावा कर रहे हैं कि हमारा वोट के रिकॉर्ड कब्जा कर लेंगे तो फिर सरकार क्यों नहीं उसको खाली कराएगी? करने के लिए तो वो पार्लियामेंट अरे वो बोल रहे कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे दावा कर रहे हैं, कब्जा कर लिया क्या? सरकार ने अलाउ कर दिया। आपत्ति नहीं आती तो जिलाधिकारी कब्जा दिलवाता। मैंने कानून में है कि जिलाधिकारी को कब्जा दिलवाना। अरे भाई आप सुनिए, मैं मतलब बीच में हस्तक्षेप किए बगैर जाता हूं, लेकिन आज पहले डिबेट में भी दूसरे डिबेट में भी पूर्णिमा जी ये कहती हैं कि अवधेश जी जब जोर से बोलते हैं तो मैं असहज हो जाती हूँ। कई बार पॉइजन लगा हुआ अगर गोली सायरन गोली मार दी जाती है या छुरा भोंका जाता है तो उसका पता नहीं चलता है, लेकिन आदमी मर जाता है। तो शांति से, मतलब इस प्रकार की एक पक्षीय अंधवादिता है और रोगग्रस्त, मैं शब्द इसमें ये रोगग्रस्त जो मतलब दुराग्रहपूर्ण जो विचार है इस समय लुटियन मीडिया के लोगों का, मतलब आप सोचो ना क्या क्या बातें कर रही हैं।
मैंने 2013 के कुंभ में 1800 करोड़ रुपया की मांग की है, सरकार खर्च नहीं कर सकी, 1000 करोड़ रुपया खर्च की है, इतने 2 लाख टेंट लगा है। अरे पूरे भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में 2019 और 2024 का कुंभ है जो पहली बार दिख रहा है कि सरकार की भूमिका से भी ये जो संपूर्ण भारत को चेतना देने वाला महापर्व है इतने लंबे समय तक, उसका यह दिव्य स्वरूप हो सकता है। आप तुलना कर रही हैं कि नहीं, रेलवे से हो गया है, रेलवे की ही वो दुर्घटना स्टेशन पर ही हुई थी, लेकिन कुंभ की व्यवस्था में स्टेशन के अंदर बाहर लोगों को खड़ा करना और लोग कहां जा रहे हैं उसके अनाउंसमेंट, ये सब राज्यों की जिम्मेवारी होती है। उस सब पर हम लोगों ने डिबेट किया था, लिखा था। और ये भयावह स्थिति है कि उस समय बहुत कुंभ जो होते थे, आप समझिए कुंभों में आपको किस ढंग से जो है दिखते थे, जाने आने वाले को कितना संकट होता था, वहां रहने की कितनी समस्या होती थी, खाने की कितनी समस्याएं होती थी। आप 2019 में, और नदियों की क्या हालत थी, 2019 के कुंभ में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने नितिन गडकरी को पूरी तरह लगाया कि हमको जितना मैक्सिमम हो सकता है साफ जल चाहिए। मैं डरते हुए गया था, आप भी गए होंगे, जो लोग भी गए होंगे, पहली बार वहां जो है त्रिवेणी का जल थोड़ा दिखाई दे रहा था, उसके नीचे का बालू, और ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। इस बार पहली बार हो रहा है लंबे समय बाद, जब आप उन क्षेत्रों से जहां लोग नहीं आते थे, नॉर्थ ईस्ट से, मतलब साउथ से, महाराष्ट्र के उन दूरस्थ क्षेत्रों से, उन सबको निमंत्रण करके बुलाया गया है। और मुख्यमंत्री स्वयं जा जाके, भाई पूरा, एक तो पूरा कैबिनेट वहां बैठा हुआ है, अलग जिला बना दिया गया है, मुख्यमंत्री जा जाके अखाड़ों में देख रहे हैं, लोगों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। सारे टेलीविजन चैनलों को, विश्व भर के सारे मीडिया को बुलाया गया कि आओ और देखो। केवल यही नहीं, दुनिया सीखेगी कि इतने बड़े जमावड़े को 1.5-2 महीने तक 40 से 45 करोड़ लोगों को उनकी अपनी सोच, अपनी भाषा, अपनी रहन सहन, अपने खान पान, अपनी विचारधारा, अपने आपस के द्वंद्व और मतभेदों को रहते हुए कैसे उसका इतना दिव्य और भव्य जो है समन्वय करते हुए आयोजन किया जा सकता है, ये भारत में, आजाद भारत के पहले कभी नहीं हुआ। और पूर्णिमा जी के साथ द्वंद्व नहीं है कि हर बार ये उंगली उठाती है डिबेट में, हम लोग भी बहुत सारे पर उंगली उठा सकते हैं, बहुत सारी बात ऐसे ही है, ये पिछले डिबेट में भी बोलती है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं। ये विघ्न संतोषी लोग हैं जो एक महापर्व में भी इसी प्रकार से वो करके। समीर जी ने क्या बोला था, मैं पूछ रहा, समीर जी ने कहा कि भाई उस समय हो गया था ना, तो इन्होंने, मैं कह रहा हूं कि किसी इस्लाम के महापर्व जब होता है तो आप बता दीजिए ना कि वहां किसी मस्जिद का जो है उसका पूरा का पूरा प्रभारी जो है किसी हिंदू को बना करके मुझे बता दीजिए। मुसलमान से कोई समस्या नहीं है, घोषणा हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि सभी आए, मुसलमान भी आए, यहां डुबकी लगाएं, और बाकी प्रशासन है जो गड़बड़ी करेगा, हम सब लोग उसके पक्ष में किसी बयान का। तो ये इस प्रकार से तुलना नहीं होनी चाहिए। ये भारत इस बार स्वयं को, कि विश्व हमको देख के सीखे कि हमारे यहां कैसे सेकुलरिज्म रहा है, कैसे विविधतापूर्ण रहा है। ये आयोजन केवल इसलिए नहीं है, और बड़े बड़े दुनिया के उद्योगपति सब आ रहे हैं उसमें देखने और ठहर रहे हैं, उन सब की व्यवस्था की गई है। किसी भी सरकार ने, समाजवादी पार्टी छोड़िए, भारत के इस आध्यात्मिक शक्ति को, जो दुनिया में भारत को महाशक्ति बना सकता है, आर्थिक महाशक्ति बना सकता है, और लोगों के अंदर शांति समन्वय का भाव दे सकता है, इस रूप में कभी हुआ ही नहीं है। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती, तो यह स्थिति नहीं हो सकती थी। ठीक है, पूर्णिमा जी। देश जी आवाज ऊंची करके और भाषण वाले स्टाइल में कुछ बातें कह देंगे और वो बात हम चुपचाप सुन लेंगे, चुपचाप सुन लेंगे। ऐसी आप पर्सनल द्वंद्व मत करिए, मैंने तथ्यों के साथ बात की है। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होता है, जोर और धीरे से, ऐसे थोड़ा होता है। आपने 5 बार कहा पूर्णिमा जी दुराग्रह, लुटेन मीडिया, तो हम चुप रहेंगे क्या? हम नहीं, तो जिस प्रकार की, नहीं, आपने फैक्चुअल क्या बोला है? सालों साल से होता है, मंदिर पर दावा ही नहीं हुआ वक्फ बोर्ड पर। अगर कोई 19 से, अगर कोई ये मान के चल रहा है कि 2014 में भारत का उदय हुआ है, उसके पहले भारत था ही नहीं, और उसके बाद का कुंभ ही सबसे अच्छा कुंभ है, उसके पहले कुंभ हुआ ही नहीं है, तो सबको मैं याद दिला दूं, कुंभ तो पता नहीं हमारे होश संभालने से पहले की चीज है, होता ही रहा है, भव्य होता है, बहुत अच्छा होता है। और इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया हर बार कुंभ को आता है, बहुत डिटेल में कवर करता है। नहीं जानकारी हो तो जाके आप लोग गूगल कर लीजिए कि कुंभ की कवरेज कब नहीं हुई है इंटरनेशनल मीडिया में, और कब नहीं भव्य आयोजन हुआ है। लेकिन उसके लिए अगर उसमें किसी को किसी अनचाही चीज पे
आपत्ति है तो उसको आप दुराग्रह और लुटेन मीडिया के नाम से गाली देने लगे, ये तो नहीं होगा ना। कुंभ जैसा आयोजन है, आप उसको आयोजन को आस्था के भाव से देखिए। कोई अगर माहौल खराब कर रहा है तो उसको आप जेल में डालिए, उसके ऊपर राजनीति मत करिए, उसके ऊपर अपना भाषणबाजी मत करिए। ठीक, नहीं, यहाँ और भी 4 पत्रकार हैं, मीडिया के सुनो लोग अपनी-अपनी सुनो, बातों का जवाब दे रहे हैं, मैं मैं कभी गालियों और संघर्ष कुछ नहीं करता नहीं, सुनो, इस प्रकार से एक सुंदर स्वादिष्ट भोजन में मिट्टी तेल अगर डाला जाएगा, ये सब आप अरविंद केजरीवाल पर कुछ बोल दीजिए। महाकुंभ भी किसी ये करोड़ों अरबों दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का विषय है और कितनी निष्ठा से हो रहा है। किसी पहले की सरकारों को पता भी नहीं था कि इसके आयोजन के पीछे क्या निष्ठाएं होती हैं और कितनी होती है, कैसे कैसे साधु संत करते थे। और मैं भी पत्रकारिता करता रहूं, मैंने अपने जीवन में मीडिया को इस रूप में वहां उपस्थिति तो कभी नहीं देखी। मीडिया जाती थी, लेकिन मीडिया के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हो और बाकी चीजें हो, ये कभी नहीं हुआ है इतिहास में। आप भी पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए और आपके अमर उजाला के दर्शक बताएं, हुआ है? पहले की सरकारों ने भी अपने व्यवस्था की है, लेकिन इस रूप में मेरा कहना है कि इस रूप में इस तरह से विश्व के स्तर पर इसको प्रेजेंट करना और संपूर्ण भारत में एक एक क्षेत्र के लोग जो पुरानी परंपरा में थी आए ही यहां रहे भी, उनकी सुख सुविधाओं का पूरी तरह ध्यान रखना, ये जिसको कुंभ की परंपरा का ज्ञान होगा ना कि ये धार्मिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक क्या है, कि क्या कर्मकांड है, क्या इसमें मंत्रों का प्रयोग होता है, इसमें भोजन व्यवस्था कैसे, स्नान, वही ये कर सकता है। ये पहली बार हुआ है, थोड़े पहले की सरकारों ने नहीं किया। अब व्यक्तिगत किसी पर कोई टिप्पणी नहीं होती है, लेकिन व्यक्तिगत अगर ऐसे अवसर पर कोई कहता है ये महाकुंभ का विषय है, ये बाकी पॉलिटिक्स पर मैं इस प्रकार से बातें नहीं करता हूं। ठीक है, देखिए कुंभ का जो आयोजन है ना, उसको लेकर जितने सवाल उठे और खास करके जमीन के दावे को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई, उसी को लेकर हम ये चर्चा कर रहे थे और जानना समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है और अलग खरबों लोगों की आस्था कुंभ के साथ जुड़ी हुई है, और उस पर अगर इस तरह का दावा होता है और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, वो सवाल खड़े करती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के दावों पर गौर करना भी चाहिए? क्योंकि देखिए, बात करना इसलिए जरूरी था कि इस तरह के दावे कई बार अलग अलग चीजों पर भी होते रहे, जिनको लेकर खूब सियासत भी होती रही, लेकिन महाकुंभ जैसे आयोजन के वक्त बीच में इस तरह के दावों के क्या सियासी मायने हैं? आपको क्या लगता है? आपके मन में कोई सवाल है वो भी आकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी राय जरूर छोड़कर जाइएगा इस कार्यक्रम के बारे में। और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।